जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि भले ही कुंवारे ही मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर ही रहना। और इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से भूल करके भी कभी शादी मत करना, बच के रहना, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अगर घर में आती हैं तो घर में दरिद्रता, कंगाली तथा घर का सर्वनाश हो जाता है। तो आखिर वे कौन सी 3 लक्षणों वाली स्त्रियां हैं? लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग उस बात को जान लेते हैं कि भले ही कुंवारे क्यों न मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाले स्त्रियां से भूल करके भी कभी शादी मत करना। तो एक बार की बात है कि तोता और मैना एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे। तोता ने मैना से कहा कि देखो प्रिय, कि ये 3 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती ना, बहुत स्वार्थी होती हैं। वैसे स्त्रियां कि जो मन करता है वही करती हैं, लेकिन वे सब बहुत ही स्वार्थी होती हैं। और कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर एक खास लक्षण होते हैं। अगर वे लक्षणों वाली स्त्रियां अगर किसी भी इंसान के जीवन में चली जाती है तो उस इंसान का जीवन जो नरक के समान हो जाता है। मैना कहती है कि नहीं, आप स्त्रियों के बारे में ऐसा मत कहिए। नारियों का जिस घर में सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी सर्वथा वास करती है, और नारी को तो देवी का, लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया। तोता कहता है ठीक है मैना, जो भी तुम बातें कर रही हो ये बात सत्य है, लेकिन सब स्त्रियां एक जैसे नहीं होती है। कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जिन स्त्रियों के पास अगर ये लक्षणें रहती हैं तो वे स्त्रियां बहुत ही चरित्रहीन होते हैं। आखिर वे कौन सी स्त्रियां होती है? मैना ने कहा कि तो बताइए, आखिर वे कौन सी लक्षण वाली स्त्रियों से शादी नहीं करना चाहिए? जो अगर स्त्रियां घर में उनका पैर पलते ही बस उसके घर का जीवन सर्वनाश हो जाता है। तो तोता ने कहा मैना, ध्यान से सुनना, मैं इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनती हो तो अवश्य ही तुम जान जाओगे कि आखिर यही 3 लक्षणों वाली स्त्रियां होती है जो भूल करके भी इनसे शादी क्या, दूर ही रहना चाहिए। तो तोता ने मैना से वह एक कहानी सुनाता है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को पूरा जरूर सुनेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो एक बार की बात है कि एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त बड़े ही अच्छे थे, खुश थे, साथ साथ खेलते थे, सब काम करते थे। लेकिन जिनमें से एक दोस्त था वो राजा का लड़का था, अर्थात राजकुमार था। दूसरा बनिया का लड़का था। तीसरा साहूकार का लड़का था। तीनों दोस्तों में जो राजा का लड़का राजकुमार था उसकी शादी हो गई थी। और तीनों दोस्त एक दिन बगीचे में बैठे हुए थे। राजा के लड़के अर्थात राजकुमार ने कहा कि देखो दोस्त, कि हम लोग तीनों दोस्त एक साथ में रहते बड़ा अच्छा लगता है। और राजा का लड़का जो राजकुमार होता है उसकी शादी जो हो गई रहती है। तो राजकुमार ने कहा कि देखो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, कि मेरी तो शादी हो गई है और तुम दोनों की शादी नहीं हुई। ऐसा बात है कि कल हमको ससुराल जाना है और अपने पत्नी से बड़ा ही मिलने का मन कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है, तुम तो ससुराल चले जाओगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? तो उसने कहा ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलना, लेकिन हम तो अपने पत्नी के घर चले जाएंगे, लेकिन तुम सब किसी सराय में रुक जाना, बस एक रात की तो बात है। और जैसे ही एक रात बीत जाएगी तो मैं अगले दिन अपने पत्नी को लेकर के चलाऊंगा, फिर से हम लोग अपने घर पे चले आएंगे। तो बाकी जो दोनों दोस्त थे वे तैयार हो जाते, कहते चल ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्ती में थोड़ा बहुत तो कष्ट होता है। और तीनों दोस्त चलते हैं ससुराल। चूंकि वह राजकुमार का लड़का था, इस वजह से किसी राजकुमारी से ही शादी होगी। तो किसी दूसरे नगर के जहां पर उसका ससुराल था उस जगह पर पहुंचने में लगभग जो 3 दिन लग जाते हैं। और 3 दिन काफी लंबी यात्रा चलने के बाद आखिर तीनों दोस्त ससुराल पहुंच ही जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो राजकुमार ने कहा कि देखो दोस्तों, अब हम अपने पत्नी के घर जाएंगे और तुम दोनों लोग यहीं पर किसी सराय में रुक जाना, ठहर जाना, और हम चलते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं ढूंढ करके किसी सराय में ठहर जाऊंगा और जब तुम वापस आना तो हम लोग फिर से अपने घर पे चलेंगे। तो राजकुमार का लड़का तो उधर अपने पत्नी के पास अर्थात ससुराल चला गया, और वे दोनों दोस्त अर्थात बनिया का लड़का और साहूकार का लड़का किसी सराय को ढूंढने लगते हैं। और सराय ढूंढते ढूंढते मिल भी जाता है, शाम का समय हो जाता है। और उस सराय में
जा कर के रुकने के लिए वहाँ पर बात करते हैं। तो अंदर से एक जो है बूढ़ी दादी निकलती हैं। उस बूढ़ी दादी से कहते हैं कि देखिए माँ जी, हम लोग यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो जो पैसे लगेंगे हम लोग उस पैसे को दे देंगे, लेकिन एक रात ठहरने की बात है। उस बूढ़ी दादी ने कहा कि देखो बेटे, तुम सब हमारे बेटे के समान हो और इस सराय में न ठहरो तो बेहतर है, क्योंकि इस सराय में आज तक कोई भी अगर ठहरा है तो सुबह जिंदा वापस नहीं लौटा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों दोस्तों में से एक जो बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तब तक साहूकार के लड़के ने सराय के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री को देख लेता है, वो उस पर मोहित हो जाता है। और बूढ़ी दादी मना करती है कि बेटा, इसमें जो भी ठहरा है वह सुबह तक जीवित नहीं बचा है। लेकिन साहूकार का लड़का उस लड़की पर दीवाना हो जाता है, कहता कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस सराय में आज ठहरूंगा। और इस स्त्री के इतनी सुंदर स्त्री है, मैं उस पर मोहित हो गया हूँ, मेरे को उस स्त्री के साथ रात बितानी है। बस साहूकार का लड़का तो मोहित हो जाता है। बूढ़ी दादी के लाख मना करने पर भी साहूकार का लड़का वहां पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बनिया का लड़का होशियार होता है। बनिया का लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जो है वहां पर नहीं ठहरूंगा। साहूकार का लड़का चला जाता है सराय में, रात हो जाती है। तो कुछ देर वहीं पर बनिया का लड़का बैठा रहता है और कहता है बूढ़ी दादी से, हे बूढ़ी दादी, मेरा दोस्त तो चला गया है, लेकिन पता नहीं सुबह तक मेरा दोस्त तो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या बात होता है कि इस सराय में जो भी ठहरता है और उस सुंदर स्त्री के साथ रात बिताता है, सुबह वापस नहीं लौटता है? आखिर ऐसा क्या होता है, कैसे वह मर जाता है? तो बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा, आज तक तो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन अगर तुम इतना जिद करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो उस बूढ़ी दादी ने बनिए के लड़के से कहती है कि देखो बेटा, तुम मेरे बेटे के समान हो, इस वजह से मैं तुम्हें यह बात बताती हूँ। जो वह सुंदर स्त्री सराय में दिख रही है, वह स्त्री तो है और उसको अपनी सुंदरता पर भी बहुत घमंड है, और उसकी सुंदरता को ही देख करके एक से अच्छे अच्छे नवयुवक यहाँ पर आते हैं, लेकिन सुबह उनके वापसी नहीं होती है। एक्चुअली बात यह है कि दिन भर वह जो स्त्री है सुंदर रहती है, रूपवती रहती है, लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि होती है वह एक नागिन का रूप पकड़ लेती है। और जैसे ही जब वह नागिन का रूप पकड़ लेती है, वह उसके साथ जो भी रहता है उसको डस लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने कहा मध्यरात्रि में? तो साहूकार का लड़का तो अंदर चला ही गया रहता। तो बनिए के लड़के ने कहा, नहीं माँ जी, आप मेरे माता के समान है और मैं अपने दोस्त की रक्षा करूंगा। आज मैं उस नागिन को मार दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए जो समस्या है सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बनिया का लड़का एक तलवार लेकर के और सराय के अंदर चुपके से चला जाता है, और जिस कमरे में साहूकार और वह जो वैश्या अतः सुंदर स्त्री रहते हैं उसी में एक कोने में छुप जाता है, और बस वह इंतजार करता है कि वह जो सुंदर लड़की है कब वह नागिन का रूप पकड़ेगी, और जैसे ही वह नागिन का रूप पकड़ेगी उसी समय मैं उसकी हत्या कर दूंगा। बस हुआ क्या, मध्यरात्रि हुआ, और जैसे मध्यरात्रि का समय हुआ उसी समय तुरंत वह जो धीरे धीरे नागिन का वेश पकड़ना शुरू कर दी, और जैसे ही नागिन बनी उसी समय बनिए के लड़के ने उस नागिन की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद तुरंत वहां से फौरन निकल कर चला आया, चूंकि साहूकार का लड़का वहां पर सोया हुआ था। और जब वो वहां से सराय से बाहर निकल के चला आता है, चूंकि वह भयभीत भी थोड़ा सा हो गया रहता है कि मैंने उस नागिन की हत्या कर दी। जब सुबह होता है तो पता चलता है कि उस साहूकार के लड़के ने उस सुंदर स्त्री का जो सराय में रहती थी उसकी हत्या कर दी है, और उसको जेल की सजा सुना दी जाती है, और राजा के यहाँ चला जाता है, वह जेल में बंद हो जाता है। तो साहूकार का लड़का तो जेल में चला जाता है, लेकिन उसी रात जब वो नागिन को मारने के बाद बनिया का लड़का छुपा रहता है, तब तक देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जंगल की ओर जा रही है। तो बनिया का लड़का सोचता है कि आखिर इतनी सुंदर सी लड़की और रात्र के समय में आखिर वह बनिया के मतलब जंगल की तरफ क्यों जा रही है। तो उस लड़की का पीछा करते करते जाता है, और जब वह थोड़ा सा उजाला में उजली रात में देखता है तो काफी गहने भी बनी रहती है। उससे महसूस होता है कि यह राजा की ही लड़की है,
और वह जंगल की तरफ जाती है और वो बनिया का लड़का उस राजा की लड़की के पीछे पीछे चुपके से जाता है और वह देखता है कि वह लड़की एक साधु के पास जा रही है जो जंगल में एक कुटिया बना करके रहता है। वो लड़की उस साधु से कहती है कि देखो, आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है और इस तरीके से आज ही हमारा आखिरी दिन है, जो चाहे तुम आज कर लो, आज तुमसे मुझसे मिल लो, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं आ पाऊंगा। ये सब बातें बनिया का लड़का देख रहा था। साधु को बड़ा ही क्रोध आया कि आज आखिरी रात, आखिर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम हमेशा मेरी हो और मेरी ही रहोगे। तो वह राजा की लड़की कहती कि नहीं, ठीक है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और तुम मुझसे प्रेम करते हो, अब तक था ठीक है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा पति अब मुझे लेने के लिए आया। साधु को इस बात को सुनकर के बहुत ही अधिक गुस्सा आ जाता है और वह जो जंगल में कुटिया बना करके रहता है उसको अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं होता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से उसकी नाक कट जाती है, उसके नाक से ब्लड आने लगते हैं, बहने लगते हैं। अब वह भगी भगी जो वहां से जाती है, लेकिन इधर उस बनिए के लड़कों को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और जैसे ही गुस्सा आता है वहां पर वह साधु को मार देता है। जब साधु को मार देता है और साधु को मार करके आकर के एक मंदिर में छुप जाता है और जब मंदिर में छुपा रहता है तो वह एक देवी का मंदिर रहता है। तब तक वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर आपस में बात करते हैं कि हे देवी माँ, अगर हम लोगों का चोरी करना अगर सफल हुआ, हम लोग जा रहे हैं राजा के दरबार में, राजा के घर चोरी करने जा रहे हैं, अगर हम लोग खजाना लूट के लाएंगे, अगर हम लोगों का चोरी सफल हो गया तो हम लोग राजा की लड़की की बलि आपके सर यहाँ पर चढ़ाएंगे। यह बेचारा बनिया का लड़का वहां पर तो छुपा ही हुआ था और ये सब सुन रहा था, सब कुछ ये बातें सुन रहा था और चोर जाते हैं चोरी करने और चोरी करने में वह सफल हो जाते हैं और उधर से जब चोरी करने में सफल हो जाते हैं तो राजा की लड़की को भी किडनैप करके लाए रहते हैं। तो एक चोर ने कहा कि देखो, देवी माता की कृपा से कि जैसा हम लोगों ने कहा था कि चोरी करने में अगर सफल हो जाएंगे तो राजा की लड़की का यहाँ पर बलिदान करेंगे और देखो हम लोग राजा की लड़की को पकड़ करके भी लाए हैं, इस वजह से तुम जाओ और जल्दी से राजा की लड़की का बलि चढ़ा दो। बस यह अंदर बनिया का लड़का सब कुछ सुन रहा था और उसे बहुत जोर से गुस्सा आ रही थी कि जैसे वह आएगा उसको मैं मार दूंगा क्योंकि राजा की लड़की का ऐसे हत्या नहीं हो सकता है। और जैसे ही एक चोर राजा के लड़की को अंदर लेकर आता है उसकी बलि चढ़ाने के लिए, वह इधर बनिया का लड़का तैयार रहता है, तुरंत बनिया की लड़की को खींच लेता है और उस चोर को मार देता है और उसकी डेड बॉडी को मंदिर में एक किनारे कर देता है। कुछ समय हो जाते हैं तो दूसरा चोर कहता है, देखो वह बलि चढ़ाने गया और अभी तक वापस नहीं आया, जा करके देखो तो क्या हुआ है। जैसे दूसरा अंदर आता है तुरंत वह बनिया का लड़का दूसरे को भी मार देता है। ऐसे करते करते वहां पर जितने भी 3-4 चोर जो थे उन सबको वह बनिया का लड़का मार देता है। मारने के बाद वह बनिया का लड़का राजा की लड़की को बचा करके राज दरबार में ले जाता है छोड़ने, लेकिन जो राजा की लड़की रहती है वो इस बनिया के लड़के पर दीवानी हो जाती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो बनिया के लड़के ने कहा, देखो तुम राजा की लड़की हो और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन रक्षा करने का ये मतलब नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करूं, मैं तुमसे शादी कर लूं। उस राजा की लड़की ने कहा, ठीक है तुम मुझसे शादी मत करो, लेकिन ये जान लो मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुमने मेरी जान बचाई है, इस वजह से तुम मुझसे शादी कर लाओ और तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। बनिया का लड़का ने कहा, नहीं, रक्षा करने का यह मतलब नहीं हुआ कि मैं तुमसे शादी करूं। राजा की लड़की ने कही कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। बस हुआ क्या, जैसे ही वह जो है वहां पर जाती है राज दरबार में, तो राज दरबार में जब जाती है तो कहती कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फंसा दोगे। आधी रात हुई रहती है और वह चिल्लाने लगती है। बस जैसे ही चिल्लाने लगती है तो वहां पर सिपाही भी मौजूद हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं और कहते कि हाँ, कि देखो यह इसका इज्जत लूट रहा था, राजा की लड़की राजा की बेटी का इज्जत लूट रहा था। और उसके बाद सिपाहियों ने क्या किया, उसको ले जा करके जेल खाने में डलवा दिया। जब जेल खाने में डलवा दिया
तो हुआ क्या, थोड़ा सा सुबह का समय जब हुआ तो राजा ने अपनी बेटी के नाक पर कटा हुआ निशान देखा। तो राजा ने उस बेटी के नाकों पर कटा हुआ निशान देखा तो राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि ये तुम्हारे नाक पर कैसे कट गए। तो उसने कहा उसको तो मैंने वैसे फंसा दिया, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। उसको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि वह तो साधु से प्रेम करते थे। वो कहती है कि जो मेरा पति लेने आया था रात के समय में, उसने मेरे साथ में बहुत ही छेड़खानी की, और जब मैं उसके साथ तैयार नहीं हुई छेड़खानी करने के लिए तो मैं वहां से भगी और वह जबरदस्ती मेरे नाक पर एक चाकू मार दिया, जिसकी वजह से मेरा नाक कट गया। अब तो राजा को उस राजकुमार अर्थात उसके पति पर भी बहुत जोर से गुस्सा आया और उसको भी जेलखाने में डलवा दिया। अब तीनों के तीनों दोस्त जेलखाने में बंद हो जाते हैं और एक दिन जो है दरबार लगता है और तीनों लोगों को पास में बुलाया जाता है। जब राज दरबार में राजा के सामने तीनों आरोपियों को लाया जाता है तो राजा ने साहूकार के लड़के से पूछा कि आखिर तुमने उस सुंदर स्त्री का हत्या क्यों कर दिया। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझसे ये राजा साहब पूछ क्या रहे। उसको कुछ नहीं पता था कि हत्या कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं पता था। एक बार पूछे राजा ने साहूकार के लड़के से, अरे बताओ तुम आखिर उस सराय में ठहरे ठीक है, लेकिन सराय में उस सुंदर लड़की का जो लड़की थी उसकी हत्या क्यों कर दी। उसको तो फिर से कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। तो बनिया के लड़के ने तब तक बोल दिया, महाराज मुझे माफ करिएगा दूसरे के बीच में बोलने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद यह मेरा दोस्त है और इसे नहीं पता होगा, इस वजह से मैं बोलने पर मजबूर हूँ। अगर आपका इजाज़त हो तो मैं बोलूँ कुछ। राजा ने कहा ठीक है बोलो क्या बात है। तो उस बनिया के लड़के ने कहा, देखिए महाराज वह जो सुंदर स्त्री थी वह सुंदर स्त्री जरूर थी और उसके साथ में मेरा दोस्त ठहरा था, लेकिन वह सुंदर स्त्री दिन भर तो स्त्री के फार्म में रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी वह नागिन का रूप पकड़ लेते थे, जिसके वजह से मेरा दोस्त का जीवन खतरे में था। इस वजह से मैंने चुपके से उसी कोने में मैं तलवार लेकर के छुप गया था और जैसे ही वह नागिन बनी तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस वजह से मैंने उस नागिन को मारा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जा करके देख लीजिए। बस सैनिक तुरंत दौड़े दौड़े गए और बात सत्य निकली। सैनिकों ने कहा, जी महाराज वहां पर एक नागिन भी मरी है। और इस तरीके से उस बनिया का लड़का ने अपने एक दोस्त को बचा लिया। अब रह गई बात एक राजकुमार और खुद बनिया का लड़का, दोनों लोग जेल में। अब राजा ने अपने जिस लड़की से मतलब अपने दामाद से दूसरे नंबर से राजकुमार से पूछा कि आखिर तुमने मेरे लड़की के साथ ऐसा छेड़खानी क्यों किया और उसके नाक पर क्यों प्रहार किया। उस राजकुमार को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कब उसके साथ छेड़खानी की और कब मैंने उसके नाक पर प्रहार किया और झूठ में मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है जो सरासर गलत है। राजकुमार ने लड़के ने कहा कि नहीं राजा साहब, मैंने आपकी लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बल्कि वह मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ। राजा ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे। तो तक फिर से बनिया बोल पड़ा कि महाराज मुझे माफ करिएगा बीच में टोकने के लिए। चूंकि बात यह है कि जो यह आपकी लड़की है वह जंगल में एक साधु थे और उस साधु से प्रेम करते थे और वह रोज जाकर के शाम के समय में अर्धरात्रि में वह साधु से मिलती थी। लेकिन उस दिन जब नागिन को मारने के बाद जब वह आपकी लड़की साधु से मिलने के लिए जा रहे थे तो मैं आपकी बेटी के पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि वह साधु से प्रेम करती है और साधु से कही कि आज के बाद मैं मिल नहीं पाऊंगी। साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने ही आपकी बेटी के नाक पर प्रहार किया, जिसकी वजह से आपकी बेटी का नाक कट गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर के जंगल में देखिए, उस कुटिया पर मैंने साधु को मार दिया क्योंकि यह अत्याचार मैं नहीं देख सकता। साधु ने किसी लड़की पर हाथ उठाया, इस वजह से मैंने साधु की हत्या कर दी। सैनिकों को राजा ने भेजा। जब वो उस कुटिया के पास देखा तो वहां पर साधु की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सैनिक ने आकर के कहा, राजा साहब ये बात सत्य है, अर्थात राजकुमार निर्दोष है। राजकुमार भी बच गया। अब तीसरा नंबर खुद जो बनिए की लड़की की बारी रहती है। तो बनिए के लड़के से पूछा, आखिर तुमने मेरे लड़की के साथ क्यों छेड़खानी की। आखिर वह रात के समय में जब वो भाग रही थी तो तुमने मौका देकर मेरी बेटी के साथ ऐसा छेड़खानी क्यों शुरू की। तो बनिए के लड़के ने कहा, महाराज
ये बात सत्य है, लेकिन आपकी बेटी एक नंबर की झूठी है। आपको उसकी बातों पर भरोसा हो रहा है, लेकिन आपकी बेटी धोखेबाज है, वह एक नंबर की झूठी है। थोड़ा सा अपशब्द जरूर निकल रहा है, लेकिन मुझे माफ करिएगा, लेकिन क्या करे, आपकी बेटी ऐसी ही चरित्र वाली है कि जब वह साधु से मिल करके तो आई, ठीक है, लेकिन वह घर चली आई, लेकिन उसी दिन आपके घर में जो 4 चोर चोरी करने आए थे, और जब मैं उसी मंदिर में छुपा हुआ था तो मंदिर का सारा वृत्तांत कह दिया। ऐसा ऐसा, बल्कि चूंकि मैंने आपकी बेटी का साथ कुछ नहीं किया, आपकी बेटी के प्राणों की रक्षा की है, उसका बलिदान चढ़ाने के लिए चारों चोर ले गए थे। और यदि आपको विश्वास नहीं तो मंदिर में जाकर के देखिए, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। राजा ने अपने सैनिकों से भेजा तो देखा मंदिर के एक किनारे उनकी लाश पड़ी हुई थी। ये बात सत्य हो गई और बेटी वहीं पर माफी मांगने लगी, लेकिन राजा ने अपनी बेटी की गलती को माफ नहीं किया। इस तरीके से उस बनिए के लड़के ने तीनों के तीनों दोस्त को बचा लिया। और अगले दिन राजा का लड़का, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का, तीनों लोग आपस में अपने घर चले आए। तब तोता ने मैना से कहा, देखो प्रिय, इस प्रकार के 3 लक्षणों वाली यदि स्त्रियां मिल जाती हैं, अगर जिस भी पुरुष के जीवन में चली जाती हैं ऐसी स्त्रियां, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है और उसके घर में माता लक्ष्मी की कभी वास नहीं होता है। तो मैना ने कहा, आखिर वे कौन से 3 लक्षणों वाली स्त्री है, मैं कुछ समझी नहीं। तो तोता ने कहा मैना से, देखो कि पहला नंबर की बात है कि यदि किसी की शादी हो गई है, अगर पत्नी शादी होने के बाद भी किसी पराया पति से, किसी पराया पुरुष से प्रेम करती, अपनी पतिव्रता धर्म को नष्ट करती है, तो ऐसी स्त्रियों से भूल करके भी शादी नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री केवल एक ही से प्रेम करे तो वह सच्चा प्रेम होता है, लेकिन एक को छोड़ करके दूसरे से, तीसरे से प्रेम करती है और कई सारे पुरुषों से संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियों से भूल करके भी शादी नहीं करना चाहिए। तोता ने मैना से कहा, दूसरी नंबर की जो स्त्रियां होती है, वह कुछ ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो वैश्याकृत जिंदगी बिताती हैं। वह उनकी नयन, उनकी सुंदरता बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वह अपनी सुंदरता को मोहित होकर के, अपनी सुंदरता का घमंड दिखा करके वह वैश्याकृत का जीवन व्यतीत करती है और उनको वैश्याकृत में ही मजा आता है। और वह नागिन के समान ऐसी स्त्रियां होती हैं जो केवल हवस का शिकार करती है, पुरुषों से केवल हवस का लिए अपना मतलब निकालती। ऐसी स्त्रियों से भूल करके भी शादी विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसी स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। तोता ने मैना से कहा, जो तीसरी जो स्त्री होती है, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं कि जो अगर कोई पुरुष, कोई आदमी किसी दूसरी स्त्री से अगर मदद करता है, रक्षा करता है, और रक्षा करने के बजाय वह तुरंत उस पर मोहित हो जाते है और उससे शादी विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसी स्त्रियों से भूल करके भी शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्त्रियां आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और ने थोड़ा सा मदद कर दिया, वह उसके पास चली जाएगी, किसी के साथ भी वह चल सकती है और कब वह तुमको लात मार सकती है पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से भूल करके भी शादी नहीं करना चाहिए। हर पुरुष को इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों को भली तरीके से पहचानना चाहिए, तब जाकर उसे शादी विवाह करना चाहिए, वरना आपका जीवन बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया आखिर वे कौन से 3 लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूल करके भी शादी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा, नरक में समान हो जाएगा।